अय्याश प्रस्थ किस्त नंबर 7। मैंने गाड़ी के अंदर बैठते ही पूछा, गोलियां मिली? असद ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। मैंने जल्दी से चारों गोलियों को पेस्ट कर पाउडर बनाकर 4 कागज के टुकड़ों में रखकर महफूज कर ली। मार्केट से एक जूस का डिब्बा खरीदा और सरिंज की मदद से एक गोली का पाउडर पानी में मिलाकर जूस के इस डब्बे को टेका लगाकर सामने डैशबोर्ड पे रख दिया। असद ने कहा, यार कुछ बुतो तो पला। क्या है वो कुछ और ही समझ रहा था। बहरहाल मैंने असद को सरसरी सी बात बता दी। जैस सुन के वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, उन लोगों की जाहिरी हालत पर मत जाओ, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। और फिर ये सब होगा कैसे? मैंने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तय करदा वक्त पर तुम अपने पॉइंट पर पहुंच जाना, बाकी में देख लूंगा। मगर फिर भी तुमने प्लान बनाया किया है, मुझे भी मालूम होना चाहिए। असद ने कहा, बात तो ठीक थी, उसकी मैंने मुख्तसर सी तफसील बता दी, जिसे सुनकर असद कहने लगा, यार तुम नहीं जानते, ये लोग जहाँ धंधा करते हैं वो जगह तो सबको पता होती है, मगर अपने इस ठिकाने पर नजर रखने के लिए यकीनी तौर पर इस ठिकाने के इर्द-गिर्द उनका कोई न कोई और ठिकाना भी होता है, जहां से ये लोग अपनी धंधे वाली जगह पर नजर रखे हुए होते हैं। तुम क्या समझते हो वो यास्मीन बाई अकेली ही ये सब कुछ चला रही है? वो तो खुद किसी और के हाथों की कार पुतली है। न जाने इस सारे कारोबार को कौन चला रहा है। ये वो दुनिया है जहां दिखाई तो कोई और देता है, मगर उसके पीछे होता कोई और ही है। बात तो बिल्कुल ठीक थी। पहले मैं सोचा था कि मैं यास्मीन बाई से बात करोगा कि वो पैसे लेके आयशा को छोड़ दे, मगर फिर मैंने सोचा अगर वो ना मानी तो आयशा के गायब हो जाने के बाद वो सीधा मुझ पर शक करेगी। इसी बात को ज़हन में रखते हुए मैंने यास्मीन बाई से बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे बहरहाल आयशा को छोड़ना ही था। वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। मैंने असद से रात 3 बजे आने का कहा तो वो कहने लगा, इस वक्त पुलिस नाका लगाती है, 2 बजे का टाइम बिल्कुल ठीक है। चुल्लू अब 2 बजे पहुंच जाना, मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगा। हमने एक मकाम तय कर लिया था। असद ने मुझे यास्मीन बाई के घर से कुछ दूर उतारा और वापस चला गया। मैंने इसे पीने से मना किया था, वरना क्या पत्ता धत होकर वो सो जाता और मैं आयशा के साथ मारा सड़कों पर ही घूमता रहता। असद के आने में 3 घंटे अभी बाकी थे। यास्मीन बाई के घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले बूढ़े को जूस का डब्बा और थोड़ी सी रकम दी तो वो खुश हो गया। वो हमेशा नीचे ही रहता था, किसी काम से ऊपर आता और फिर नीचे गेट के सामने बने एक कमरे में बैठा रहता। मैंने जूस इसके हाथ में देते हुए कहा, चचा इसे पी के बुतो, इसका मजा कैसा है? बूढ़े ने जल्दी से डब्बा का ढक्कन खोला और एक लंबा घूंट लेकर ये कहते हुए जूस वापस करने लगा कि अच्छा है। मैंने कहा, चचा ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ। ये सुनना था कि बूढ़े शख्स ने फौरन डब्बे वाला हाथ नीचे कर लिया। मैंने कहा, चचा बैठकर पीने से ज्यादा मजा आता है। ये कहते ही मैं सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। मेरी सोच के मुताबिक यास्मीन बाई हल्की हल्की लहर में थी। चुल्लू कोई बात नहीं, ये गाड़ी अभी लोड हो जाएंगी, इसका बंदोबस्त में साथ ही करके लाया था। मुझे देखते ही कहने लगी, तुम नीचे इस बूढ़े से क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, बातें तो नहीं की, बस थोड़ा होशियार किया है। आजकल वारदातें बहुत हो रही हैं। मैं कुर्सी खींचा कर यास्मीन बाई के सामने बैठ गया। सामान सारा मौजूद था, बस विस्की की कमी थी जो मैं साथ लेकर आया था। यास्मीन ने कहा, तुम सही कहते हो, ये शराब बहुत कड़वी और बदबूदार है। मैंने सिर्फ 2 पैक लिए और यूं लग रहा है जैसे सर पर बहुत सा वजन उठा रखा हो। मैंने शापर से विस्की निकाल कर मेज पर रखी और कहा, देखो ये वो विस्की है जैसे पीकर ना सर पे वजन रखना पड़ता है और ना ही ये उठने पर तबीयत को बोझल करती है। आज तुम भी इसका मजा लो। मैंने फुट से पैक बनी ग्लास टकरी और ये जहर हमारे अंदर उतरता चला गया। पहला फिर दूसरा, वो मेरा पूरा साथ दे रही थी। मुझे मालूम था ये जब पीती है तो रात देर तक पीती है। और इस विस्की का कमाल ये था कि ना तो ये इतनी कड़वी थी और ना ही दूसरी शराब की नस्बत जल्दी असर करती थी। आहिस्ता आहिस्ता अपना कमाल दिखाती मैंने महारत से गोली विला पाउडर जेब से निकाल कर अपने बाईं हाथ में रख
लिया। यास्मीन की आंखों में खुमारी उतरती चली जा रही थी। अब जरूरी हो गया था क्योंकि वो बहकी बहकी सी बातें करने लगी थी, क्योंकि शराब एक वक्त में एक ही किस्म की पीनी चाहिए, दो किस्म की शराब बाज औकात इंसान की मौत की वजह भी बन सकती है और फिर नशा भी ज्यादा हो जाता है। बहरहाल मैंने गोली वाला पाउडर खाली ग्लास में डाल दिया। ये वो गिलास था जिससे मैं पी रहा था प्लान के मुताबिक। बाद में बातों के दौरान मैं अपना गिलास यास्मीन बाई के गिलास से तब्दील करने वाला था। मैंने इसके चेहरे की जानिब देखते हुए बातों के दौरान एक गोली का पाउडर गिलास में डाल दिया था और फिर इसे अपनी जानिब ही मुतवज्जे रख के थोड़ा पानी डालकर गिलास को घूम फिरा दिया ताकि पाउडर खुल हो जाए। ये तगड़ा पैक था। बस अब ये औरत सुबह 10-11 बजे से पहले नहीं उठे गए। हम दोनों आमने सामने बैठकर पी रहे थे जब अचानक यास्मीन बाई ने मुझे से कहा कि आयशा ने तुम्हारी बात कैसे मान ली। मैं अपनी जगह से उठा और यास्मीन के साथ पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। बिल्कुल इसके साथ मैंने कहा, इसे छोड़ो, इसे तो मान ही जाना था। आखिर कितने दिन जिद करती और फिर तुम मुझे क्या समझती हो। बस इसे अपनी मुहब्बत के जाल में फंसा रहा हूँ। कुछ वक्त में भी गुजर लूंगा इसकी मर्जी से। इसके साथ ये बातें मैंने इसकी आंखों में जानते हुए की, सिर्फ इसलिए कि वो भी मुझे देखे और मैं इस बात से फायदा उठाते हुए गिलास तब्दील कर दो और मैं कामयाब भी रहा। अचानक यास्मीन बाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बहक रही थी। मैंने हाथ छोड़ते हुए कहा, बस ये एक आखिर पैक लगो, इसके बाद तुम नहीं, मैं एक और पैक लूंगा। यास्मीन बाई ने एक नजर मुझ पर डाली और गिलास पकड़कर अपने होंठों से लगा लिया। एक ही सांस में जहर अंदर। बस अब कुछ देर की बात थी। ये हमारा तीसरा पैक था, मगर वो पहले भी पी चुकी थी। डबल नशा आवर। इस पर फिर नींद की गोली का असर अलग। फिर भी वो होश में थी। वो रात भर जाग कर पीने वालों में से थी। मैं बड़े आराम से ठहर कर पी रहा था। चंद लम्हों बाद इसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। काम शुरू हो चुका था। मैंने बड़े ही मोहब्बत भरा लहजे अपनाते हुए कहा, यास्मीन। तो इसने फौरन सर उठाकर मुझे देखा। मैंने कहा, क्या हुआ, बस करो अब तुम और मत पीना। इसकी की आंखों में मुकम्मल नशा उतर चुका था। मैंने अपना बचा कच्चा पैक जहर मार किया और यास्मीन बाई के बिल्कुल करीब होकर बैठकर मैंने कहा, मैं जाऊं, आयशा इंतजार कर रही हो गई। यास्मीन बाई ने मेरा चेहरा अपने हाथों के पीला में लेते हुए कहा, वो तो सो गई है। ये बात अपनी आंखों को खोला रखने की कोशिश कर रही थी, मतलब नशा में डूबती जा रही थी। और फिर मेरे कंधे पर सर रख कर मुझे कमरे में साथ चलने का कहने लगी। वो मुकम्मल नशे की कैफियत में मुब्तला हो चुकी थी। मैंने इसे सहारा देकर उठाया तो वो लड़खड़ा गई। मैंने इसे मजबूत से थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे में ले आया। वो लड़खड़ा कर बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेट कर मुझे दावत देने लगी। यूं फिर कुछ देर ये शैतानी खेल खेला गया। वो मदहोश होके सो गई थी। मैंने कुछ देर इंतजार किया। अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद मैंने 3-4 दफा यास्मीन बाई को मुखातिब किया, मगर वो गहरी नींद में थी। मैं यास्मीन के पहलू से निकलकर सीधा आयशा के कमरे में चला आया। वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने दूसरी लड़की का पूछा तो आयशा ने बताया कि वो साथ वाले कमरे में है। आयशा से इसके सामान का पूछा तो कहने लगी, बस ये एक पर्स ही है मेरे पास, जो इसने कब से तैयार करके पलंग के नीचे रखा हुआ था। अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए मैंने कहा तुम अंदर ही रहो, मैं खुद आऊंगा। फुलखाल में बाहर बैठता हूँ ताकि अगर कोई इस जानिब आया तो कह दूंगा मैं बैठकर विस्की से शगल लगा रहा हूँ। वो मेरी बात समझ चुकी थी। मुझे पूरा यकीन था कि असद आ चुका होगा। मैंने प्लान के मुताबिक एक पैक बनाया और हाथ में गिलास अटे नीचे आ गया ताकि बूढ़े की खबर ले सको वो सो गया है या नहीं। इस कहानी अय्याश प्रस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरा ये चैनल स्टोरी 7 सेंटर सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर सिलसिलावार कहानियाँ अपलोड करते हैं। हर कहानी को पार्ट बाय पार्ट अपलोड किया जाता है। हर नए पार्ट की इत्तला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर अय्याश प्रस्त के अगले पार्ट के साथ। निम्रा अब्बासी को दें इजाजत। खुदा हाफिज।